आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के पार्ट 5 का सेकंड पोर्शन, जिसका टाइटल है सूट बाय एलियन एंड बाय और अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर एंड एडवाइस। एडवाइस बेसिकली ऑफिशियल एम्बेसडर को ही कहते हैं, जो कि किसी दूसरी स्टेट के होते हैं और अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे दूसरी कंट्री में। तो बेसिकली ये टाइटल से शो हो रहा है कि जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं, इनके खिलाफ दावा किया भी जा सकता है और ये दावा कर भी सकती हैं। इससे रिलेटेड जो है प्रोविजन हम लोगों ने आज की इस वीडियो में कवर करनी है। जो रेलेवेंट सेक्शन इस पोर्शन से वो डील करते हैं सेक्शन 83 टू 87A, जिसमें से सेक्शन 86 भी ओमिटेड है, सेक्शन 87 भी ओमिटेड है और सेक्शन 87A भी ओमिटेड है। जो रिमेनिंग सेक्शन रह जाते हैं वो हम लोगों ने कवर करने हैं। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 83 व्हेन एलियन मे स्यू। सो सेक्शन का टाइटल ये बता रहा है कि एलियन के खिलाफ कब दावा दायर किया जा सकता है। Before to start this section, I think हमें ये पता होना चाहिए कि एलियन होता क्या है। तो पहले एलियन को कवर करते हैं कि एलियन है क्या। एलियन किसे कहते हैं कानून की ज़ुबान में। तो एलियन बेसिकली जो ऐसा पर्सन जो कि नॉन सिटीज़न या नॉन रेजिडेंट ऑफ अ स्टेट हो, या आप ये कह सकते हो कि ऐसा पर्सन हु इज़ अ सिटीज़न ऑफ एन अदर स्टेट। ठीक है, जो बंदा किसी दूसरी कंट्री या स्टेट का रिहायशी हो और जो है, या आप कह लो कि किसी कंट्री, उसे हम क्या कहते हैं, एलियन कहते हैं। मतलब जैसे जो पर्सन पाकिस्तान में आए और वो आए टर्की से, चाइना से या इंडोनेशिया से। अब वो पाकिस्तान का सिटीज़न तो नहीं है, ना वो यहाँ का रेजिडेंट है, तो वो बंदा क्या कहलाएगा कानून की ज़ुबान में, हम उसे एलियन कहेंगे। अब एलियन की अगर हम बात करें, हमें इतना तो पता चल गया एलियन क्या होता है। तो एलियन जो है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, टू काइंड्स ऑफ एलियन है। एक होता है एलियन एनिमी, एक है एलियन फ्रेंड। तो एलियन फ्रेंड वो पर्सन होता है जो कि हो तो किसी फॉरेन कंट्री का ही सिटीज़न, लेकिन उस फॉरेन कंट्री के पाकिस्तान के साथ गुड टर्म्स एंड रिलेशन हो, अच्छे ताल्लुकात हों। जैसे कि चाइना, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, कोई भी यहाँ पर आ जाए यहाँ पाकिस्तान में, तो वो हमारे लिए एलियन फ्रेंड ही होगा। और उसके बरक्स एलियन एनिमी वो होता है ऐसी कंट्री का, फॉरेन कंट्री का सिटीज़न जिस की कंट्री के पाकिस्तान के साथ अच्छे टर्म्स एंड रिलेशन ना हो, मतलब अच्छे ताल्लुकात ना हो, जैसे कि इंडिया। तो अगर वो कोई सिटीज़न पाकिस्तान कंट्री विज़िट करेगा तो वो फिर एलियन एनिमी ही कंसीडर किया जाएगा। अब अंडर दिस सेक्शन बेसिकली एलियन एनिमी को डिफाइन भी किया गया है कि एलियन एनिमी कौन हो सकता है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। लेकिन पहले अब सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। सो इस सेक्शन के टाइटल से ज़ाहिर हो रहा है कि कब ये लोग सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो सब सेक्शन 1 बेसिकली डील करता है कि कब एलियन एनिमी और कब एलियन फ्रेंड जो है वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। एलियन एनिमी रिसाइडिंग इन पाकिस्तान विद द परमिशन ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट एंड एलियन फ्रेंड में स्यू इन द कोर्ट इन द प्रोविंस एज इफ दे वर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। सो वो कह रहे हैं कि जो एलियन एनिमी है ना, जो पाकिस्तान के अंदर रह रहा हो और वो फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ, और एलियन फ्रेंड जो है वो बगैर इस परमिशन के, पाकिस्तान के किसी भी सूबे की कोर्ट में ये लोग दावा दायर कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे कि पाकिस्तान के शहरी हों। सो एलियन एनिमी के लिए दावा दायर करने के लिए दो कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो वो पाकिस्तान में रह रहा हो, दूसरा ये कि उसे फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। उसके साथ जो है वो पाकिस्तान की किसी भी कोर्ट में वो दावा दायर कर सकता है। जबकि एलियन फ्रेंड जो है वो पाकिस्तान की सूबे की किसी भी कोर्ट में दावा दायर कर सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो पाकिस्तान का शहरी हो, और उसे किसी फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। ये परमिशन की सिर्फ कंडीशन एलियन एनिमी के साथ लगाई गई है। नेक्स्ट सब सेक्शन 2 में बताया जा रहा है कि कब एलियन एनिमी हमारी कंट्री में दावा दायर नहीं कर सकता। अगर नो एलियन एनिमी रिसाइडिंग इन पाकिस्तान विदाउट सच परमिशन और रिसाइडिंग इन अ फॉरेन कंट्री शैल स्यू इन एनी सच कोर्ट। मतलब कहने कोई एलियन एनिमी जो पाकिस्तान में रह रहा हो तो वो बगैर परमिशन के, और कोई जो कि रह ही नहीं रहा, वो रह ही फॉरेन कंट्री में रहा है, तो एक ऐसा एलियन एनिमी जो कि फॉरेन कंट्री में रह रहा हो वो भी पाकिस्तान किसी कोर्ट में दावा नहीं कर सकता। और अगर कोई रह भी रहा है लेकिन वो परमिशन नहीं लेता फेडरल गवर्नमेंट की, तो तब भी वो दावा दायर नहीं कर सकता। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन, जिसमें बताया गया है कि आया एलियन एनिमी किसे कंसीडर किया जाएगा लॉ में। तो कह रहे हैं कि एवरी पर्सन रिसाइडिंग इन अ फॉरेन कंट्री द गवर्नमेंट ऑफ विच इज एट वॉर विद और एंगेज इन मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। मतलब हर वो पर्सन जो कि किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा है और उसकी कंट्री के की जो गवर्नमेंट है उसके पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। अच्छे रिलेशनशिप में क्या है कि उसकी वॉर चल रही है पाकिस्तान के साथ, या कोई मिलिट्री ऑपरेशन में इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो इस तरह की एंड कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन दैट कंट्री विदाउट लाइसेंस इन दैट बिहाफ
अंडर द हेड ऑफ अ सेक्रेटरी टू द फेडरल गवर्नमेंट, या अगर वो ऐसा पर्सन जो कि एक फॉरेन कंट्री में कोई बिजनेस तो कर रहा है मगर बगैर लाइसेंस के कर रहा है, यानी कि ये कि फेडरल गवर्नमेंट की सेक्रेटरी की से उसे अथॉरिटी नहीं मिली हुई, उस बगैर अथॉरिटी के बगैर लाइसेंस के वो इस तरह की कंट्री में कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो बंदा जो है वो सबसेक्शन 2 के लिए जो है वो कंसीडर किया जाएगा कि वो एलियन एनिमी है जो कि फॉरेन कंट्री के अंदर रह रहा है। मतलब ये 3% एलियन एनिमी कंसीडर किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। नेक्स्ट है सेक्शन 84 जो कि कहता है कि फॉरेन स्टेट में स्यू, कि फॉरेन स्टेट्स का दावा दायर कर सकती हैं। मैंने फॉरेन स्टेट में स्यू इन एनी कोर्ट इन द प्रोविंसेस, पाकिस्तान के प्रोविंसेस में किसी भी कोर्ट के अंदर फॉरेन स्टेट जो है वो दावा दायर कर सकती है, पर इनके लिए इन्हें कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। नंबर वन प्रोवाइजो में प्रोवाइडेड दैट सच स्टेट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ये सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट उस स्टेट को रिकॉग्नाइज करे, यानी तस्लीम करती हो कि ये एक स्टेट है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली हर स्टेट को ही तस्लीम करती है सवाए इसराइल के। इसका मतलब कि इसराइल पाकिस्तान के किसी कोर्ट के अंदर दावा दायर नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्रोवाइजो है दूसरी कंडीशन जो फॉरेन स्टेट के लिए दावा दायर करने के लिए है कि वो कर सकती है, कौन सी रिक्वायरमेंट से पूरी करनी पड़ेगी। प्रोवाइडेड आल्सो दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सूट इज टू एनफोर्स अ प्राइवेट राइट वेस्टेड इन द हेड ऑफ सच स्टेट और एनी ऑफिसर ऑफ सच स्टेट इन हिज पब्लिक कैपेसिटी। मतलब अगर फॉरेन स्टेट ने पाकिस्तान की किसी कोर्ट में दावा दायर करना है तो जो ऑब्जेक्ट है सूट का वो ये है कि वो अपनी प्राइवेट राइट की इन्फोर्समेंट कराना चाहती हो। मतलब जो कोई प्राइवेट राइट उसे दिया गया है ऐसा हेड ऑफ अ स्टेट या उसके किसी ऑफिसर को उसकी पब्लिक कैपेसिटी में दिया गया है, तो उस पर्पज़ की उस प्राइवेट राइट की इन्फोर्समेंट के मतलब वो दावा दायर कर सकती है पाकिस्तान की किसी भी कोर्ट में। अदरवाइज वो अपनी पब्लिक राइट के इन्फोर्समेंट के लिए पाकिस्तान की कोर्ट में दावा दायर नहीं कर सकती। सब सेक्शन 2 है एवरी कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट अ फॉरेन स्टेट हैज़ और हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। और कह रहे हैं कि जो ये हर कोर्ट जो है पाकिस्तान की वो ये चीज़ जो है उस चीज़ का जुडिशियल नोटिस लेगी इस फैक्ट का कि ये फॉरेन स्टेट जो है हमारी फेडरल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, मतलब इस फॉरेन स्टेट को फेडरल गवर्नमेंट ऐसा स्टेट तस्लीम करती है नहीं करती। इस चीज़ के बारे से हर कोर्ट जो है वो जुडिशियल नोटिस लेगी। जुडिशियल नोटिस ऐसी चीज़ के बारे में लिया जाता है जिसे साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये चीज़ कि फ़लाँ कंट्री फॉरेन स्टेट है उसे फेडरल गवर्नमेंट फॉरेन स्टेट कंसीडर करती है या नहीं, उस चीज़ के ऊपर हमारी कोर्ट जो है वो जुडिशियल नोटिस लेती हैं। मतलब वो एग्जाम्प्ट ऑफ प्रूफ हैं, उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी पार्टी ऑफ द सूट को। ये कोर्ट की अपनी नॉलेज में ही होगी ये चीज़ कि आया ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट फॉरेन स्टेट को तस्लीम करती है ऐसा स्टेट या नहीं करती। सो नेक्स्ट है सेक्शन 85 जो कि डील करता है पर्सन स्पेशली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड फॉर रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट। मतलब टाइटल से ज़ाहिर हो रहा है कि फॉरेन स्टेट जो है वो हमने कहा कि भाई ये दावा दायर कर सकती हैं सेक्शन 84 में। सेक्शन 85 में कहता है कि भाई जो फॉरेन स्टेट के रूलर हैं वो भी अपने आप को प्रोसिक्यूट और डिफेंड करने के लिए कोई बंदे अपॉइंट कर सकते हैं जो कि बाकायदा गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इससे पता चल रहा है कि फॉरेन स्टेट के रूलर के खिलाफ दावा किया भी जा सकता है और वो कर भी सकते हैं। तो सेक्शन 85 में क्या कहा गया, वो कह रहे हैं कि पर्सन स्पेशली अपॉइंटेड, Section 85, subsection 1 state that person specially appointed by order of a federal government at the request of the ruler of any foreign state or at the request of any person competent तो सेक्शन 85 ये कहता है कि भाई फॉरेन स्टेट के रूलर को प्रोसिक्यूट और डिफेंड करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट कुछ पर्सन को स्पेसिफिकली तौर पर अपॉइंट कर सकती है बाय ऑर्डर, और ये ऑर्डर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पास करती है एट द रिक्वेस्ट के ऊपर। अब ये रिक्वेस्ट किस पर्सन की हो सकती है, एक तो ये रिक्वेस्ट हो सकती है किसी फॉरेन स्टेट के रूलर की, एक तो उसकी रिक्वेस्ट पर अपॉइंट कर सकती है, इसी तरह किसी कॉम्पिटेंट पर्सन की रिक्वेस्ट पर भी अपॉइंट कर सकती है। पर्पज़ क्या है अपॉइंटमेंट के पीछे कि भाई फॉरेन स्टेट के रूलर को किसी केस में प्रोसिक्यूट करना और डिफेंड करना। मतलब वो जो दावा कर रहे हैं उनके बिहाफ पे वो प्रोसिक्यूट करेंगे, उसे लड़ेंगे, प्लीड करेंगे, या उनके खिलाफ किया गया है तो उनके बिहाफ पे जो अपॉइंटेड बंदे हैं ये डिफेंड करेंगे। अब जो कॉम्पिटेंट पर्सन है जिसकी रिक्वेस्ट पर ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है वो कौन पर्सन कंसीडर किया जाएगा, उसका नेक्स्ट इसी सेक्शन में बताया गया कि इन द ओपिनियन ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच रूलर, जिसे फेडरल गवर्नमेंट समझेगी उसका ओपिनियन उसके ये भाई रूलर के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है, उस पर्सन को कॉम्पिटेंट पर्सन कंसीडर किया जाएगा। तो अगर दोबारा से इसको स्टार्ट करें तो कहते हैं कि भाई फेडरल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर अपॉइंट कर सकती है कुछ पर्सन को किस पर्पस के लिए, टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड एनी सूट ऑन हिज बिहाफ
फॉरेन स्टेट के रूलर को प्रोसिक्यूट और डिफेंड करने के लिए किसी भी सूट में उनके बिहाफ पे, और अपॉइंटमेंट होती है रिक्वेस्ट के ऊपर। और रिक्वेस्ट किसकी कंसीडर करेगा फेडरल गवर्नमेंट इस मामले में? एक तो फॉरेन स्टेट के रूलर की, और दूसरा जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उसकी रिक्वेस्ट पे। और कॉम्पिटेंट पर्सन वो होगा जो कि फेडरल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये रूलर के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है, वो उसे ही मतलब वो उसके बिहाफ पे रिक्वेस्ट दे सकता है, उस बंदे को ही फेडरल गवर्नमेंट जो है कॉम्पिटेंट पर्सन कंसीडर करेगी। अब ये जो पर्सन अपॉइंट होते हैं ना, इनको क्या कंसीडर किया जाएगा? शैल बी डीम टू बी द रिकॉग्नाइज्ड एजेंट बाय हुम अपीयरेंस एक्ट एंड एप्लीकेशन अंडर दिस कोड मे बी मेड और डन ऑन बिहाफ सच रूलर। अब ये इन पर्सन को जो ये पॉइंट हुआ है ना, रिकॉग्नाइज एजेंट समझा जाएगा, जिनके थ्रू जो है वो इस कोड के अंदर जो रूलर ने के ऊपर थी कि उसने अपेयर होना था, कोई एक्शन करना था या कोई एप्लीकेशन उसने जमा करवानी थी, वो इसके बिहाफ पर जो है ये लोग करेंगे, अपेयर होंगे, एक्शन करेंगे और एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे इस कोड के अंदर। सब सेक्शन 2 एन अपॉइंटमेंट अंडर दिस सेक्शन में बी मेड। अब ये बता रहा है कि ये जो अपॉइंटमेंट की जाती है ना, किस पर्पस के लिए की जा रही है। अपॉइंटमेंट अंडर दिस सेक्शन में बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ अ स्पेसिफाइड सूट और ऑफ अ सेवरल स्पेसिफाइड सूट्स। अब ये जो अपॉइंटमेंट की जा रही है ये बेसिकली की जा रही है किसी स्पेसिफिक सूट के लिए या काफ़ी कई स्पेसिफिक सूट के लिए, और फॉर द पर्पस ऑफ ऑल सच सूट एज इट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बी नेसेसरी टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड ऑन द बिहाफ ऑफ अ रूलर। और उन तमाम सूट के लिए जो कि ज़रूरी समझे जा रहे हैं कि ये आपने रूलर के बिहाफ पे डिफेंड और प्रोसिक्यूट करने, उनके लिए ये अपॉइंटमेंट की जा रही है। सब सेक्शन 3 है कि ये अपॉइंटेड पर्सन भी आगे इसके पास अथॉरिटी है कि किसी और पर्सन को फर्दर अपॉइंट कर सकते हैं अपने बिहाफ पे। कब? अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन में ऑथराइज और अपॉइंट पर्सन टू मेक अपीयरेंस एंड एप्लीकेशन टू डू एक्ट इन एनी सच सूट और सूट एज इफ दे वर हिमसेल्फ अ पार्टी। अगर तो ये बंदा जो अपॉइंटेड हुआ है वो पार्टी ऑफ द सूट था, तब ये कंडीशन इसके पास है कि ये पावर इस्तेमाल कर सकता है कि ये अपने बिहाफ पे किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है कि भाई जो सूट के अंदर जो अपीयरेंसेस मैंने करनी थी, एप्लीकेशन जमा करवानी थी, वो अब आप करवाओ। सेक्शन 86 ओमिटेड है, सेक्शन 86 भी सेक्शन 86 ओमिटेड है, सॉरी सेक्शन 86 ओमिटेड नहीं है। सेक्शन 86 ए बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया, सूट अगेंस्ट डिप्लोमेटिक एजेंट। डिप्लोमेटिक जो सफ़ीर वगैरह आए होते पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं कि जो जनरल रूल है ना पाकिस्तान में, वो ये है कि डिप्लोमेटिक एजेंट के खिलाफ किसी किस्म की कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, अब चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल। जनरल रूल यही कहता है कि इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन जो सेक्शन 86 ए है वो इस जनरल रूल की एक्सेप्शन है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे सिविल मैटर हैं जिसके अंदर जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। वो कौन से हैं? वो सेक्शन 86 के ए के अंदर कवर किया गया है कि नो प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट शैल लाई अगेंस्ट अ डिप्लोमेटिक एजेंट। वही जनरल रूल कि किसी भी कोर्ट के अंदर डिप्लोमेटिक एजेंट के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती, एक्सेप्ट इन अ केस रिलेटेड टू। अब ये एक्सेप्शन है कि अगर केस इससे रेलिवेंट हो। अब ये 3 पॉसिबिलिटी हैं जिसके अंदर इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। नंबर 1 तो ये है कि एनी प्राइवेट इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान held by him in his private capacity and not on behalf of the sending state for the purpose of the mission। अगर तो इस डिप्लोमेटिक एजेंट की पाकिस्तान के अंदर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी प्राइवेट इमूवेबल प्रॉपर्टी इसकी ज़ाती है, जो उसने अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में ही होल्ड डाउन की है, जो स्टेट जिसका ये सफ़ीर है, जो जिसने इसको सेंड किया है यहाँ पर मिशन के लिए, उसके बिहाफ पे इसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो अब इस सिचुएशन में इस प्रॉपर्टी के हवाले से इसके खिलाफ प्रोसीडिंग की जा सकती है। पॉइंट बी है कि सक्सेशन इन विच अ डिप्लोमेटिक एजेंट इज इन्वॉल्व एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, हेयर और लिजेटी। लिजेटी वो होता है जो बेनिफिशियरी ऑफ द विल होता है, एज अ प्राइवेट पर्सन एंड नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंडिंग स्टेट। वो कह रहे हैं अगर तो ये डिप्लोमेटिक एजेंट किसी सक्सेशन के मैटर में इन्वॉल्व है, मतलब कि विरासत के मामले में इन्वॉल्व है, कोई प्रॉपर्टी इसके पास है ऐसा एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब ये प्रॉपर्टी इसने आगे हैंड ओवर करनी है, ऐसा वारिस इसके पास है, लीगल एयर ऐसा लिजिटिव बेनिफिशियरी ऑफ विल के तौर पर इसके पास, प्राइवेट पर्सन इन प्राइवेट कैपेसिटी में इसके पास है, और सेंडिंग स्टेट के बिहाफ पे इसके पास ये नहीं है विरासत में प्रॉपर्टी, तो अब इस सिचुएशन के अंदर भी इसके खिलाफ प्रोसीडिंग की जा सकती है। पॉइंट सी एनी प्रोफेशनल और कमर्शियल एक्टिविटी एक्सरसाइज बाय द डिप्लोमेटिक एजेंट इन पाकिस्तान आउटसाइड इज ऑफिशियल फंक्शन। मतलब कुछ एक फंक्शन था जिसके लिए से ऑफिशियल एम्बेसडर के तौर पर से कोई ऑफिशियल टूर था ना इसका, वो कह रहे हैं कि ऑफिशियली तौर पर इसको जिस सेंडिंग स्टेट है उसने कोई और फंक्शन देकर भेजा था कि आपने फलाने मुहादे पर एग्रीमेंट करवाना है या इतनी की डील करनी है इस मुहादे पर, ये प्रोजेक्ट आपने साइन करवा कर आना है। उस ऑफिशियल फंक्शन के अलावा इसकी कोई प्रोफेशनल या कमर्शियल एक्टिविटी भी ये करता है पाकिस्तान के अंदर, तो इस मतलब कोई कारोबार वगैरह कर ले, प्रोफेशनल कोई सर्विसेज वगैरह देते, तो इस चीज़ के लिए भी इस बंदे के खिलाफ प्रोसीडिंग की जा सकती है पाकिस्तान के किसी भी कोर्ट में। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2, जो कि कह रहे हैं कि भाई इसके खिलाफ कोई एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। मतलब
ये प्रोसीडिंग अभी तक हमने कहा कि इसके खिलाफ नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ मैटर हैं जिनमें की जा सकती है। अब वो कह रहे हैं सबसेक्शन 2 में कि एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग भी इसके खिलाफ नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ केसेस हैं जब की जा सकती है। नो मेजर ऑफ एग्जीक्यूशन शैल बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिप्लोमेटिक एजेंट। जनरल रूल ये है कि इसके खिलाफ कोई एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग भी नहीं की जा सकती डिप्लोमेटिक एजेंट के खिलाफ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर इसके खिलाफ केस लाते हो, फैसला आता है, तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते इसके खिलाफ। जनरल रूल यही कह रहे हैं। एक्सेप्ट इन अ केस विच कम अंडर क्लाउज ए बी सी ऑफ सबसेक्शन 1, मतलब वो केसेस जो कि सबसेक्शन 1 के क्लाउज ए बी सी के अंदर फॉल करते थे, उन केसेस के अंदर इसके खिलाफ एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग की जा सकती है। मतलब यही केसेस अगर ये इसके पास पाकिस्तान में कोई प्रोफेशनल कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, अगर इसकी कोई इमोरल प्रॉपर्टी है ज़ाती तौर पर, या इसके पास कोई विरासत में कोई प्रॉपर्टी इसको मिली है, तो इन मामलात में वो कह रहे हैं जब इसके खिलाफ कानून एक्शन लिया जा सकता है तो फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की जाती है। लेकिन ये एग्जीक्यूशन जो है विद लिमिटेशन है। वो क्या? एंड इन सच मैनर कैन बी टेकन विदाउट इन्फ्रिंजिंग द इनवॉल्बिलिटी ऑफ हिज पर्सन और हिज रेजिडेंस, मतलब बगैर इसकी ज़ात को और इसकी रिहाइश को नुकसान बचाए बगैर, उसमें इसकी किसी तरह की वायलेशन किए बगैर, इसके तकद्दुस को नुकसान पहुँचाए बगैर इसके खिलाफ इसकी एग्जीक्यूशन की जाएगी। इसकी सेल्फ स्टीम को हर्ट नहीं करना। वजह इसके पीछे लॉजिक यही है क्योंकि ये एक डिप्लोमेटिक एजेंट है। अब सेक्शन 87A के अंदर नहीं, वो इसका इसके साथ ताल्लुक नहीं, वैसे भी वोमिट हो चुका है। मिसाल के तौर पर कह रहे हैं कि आप इसके खिलाफ एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग कर रहे हो ना, और आपने इसकी हर्ट नहीं करना, इसकी पर्सनैलिटी पे कोई हर्फ ना आए, इसकी रेजिडेंस पे, क्योंकि ये बाहर निकले बाद कि डिप्लोमेटिक एजेंट की प्रॉपर्टी थी, फ़लाँ कंट्री की, डिप्लोमेटिक एजेंट आया था, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, तो उसको आप लोगों ने इसकी किसी तरह की, एक तरह से देखा जाए तो इसकी डिग्निटी को हर्ट नहीं करना। जब भी इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो इस तरह एक लिमिट में रहकर करना है। अब ये लिमिट किस तरह हो सकती है? लिमिट में इसलिए क्योंकि डिप्लोमेटिक एजेंट है। लिमिट इस तरह हो सकती है कि आप डिप्लोमेटिक एजेंट के खिलाफ दावा तो चल रहा है, लेकिन आप इसका नाम यूज़ ना करें सूट के अंदर। इसे ऐसा एजेंट या कोई दूसरा नाम, इसके लिए कोई दूसरी टर्म यूज़ कर लें जिससे इसकी सेल्फ स्टीम बरकरार रहे। एक्शन कानून के तकाजे भी पूरे हो जाएं कि इसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सके और इसकी भी सेल्फ स्टीम पर कोई हर्फ ना आए। जैसे नॉर्मली ट्रायल में होता है कि जब तक मुलजिम, क्योंकि कानून में है कि बेसिक प्रोवर्ब है कानून की कि एवरी एक्यूज इज़ अ इनोसेंट चाइल्ड ऑफ कोर्ट, क्योंकि उस पर मुलजिम के ऊपर अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ होता, तो तभी ट्रायल पर आने से पहले उसको कवर करके उसका फेस लेकर जाते हैं। और ट्रायल से पहले मीडिया पे भी उसके मतलब नेगेटिव खबरें नहीं फैलाने का कहा होता है कि जब तक, ताकि अगर हो सकता है कि वो बाइज्जत बरी हो जाए तो उसकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब ना हो। इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए ट्रायल के दौरान भी इसे कवर करके लेकर आया जाता है। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि भाई आपने इसके खिलाफ भी अगर एक्शन लेना है ना, तो आप लोगों ने इस तरह लेना है कि इसकी डिग्निटी हर्ट ना हो और इसकी रेजिडेंस वाली प्लेस पर भी कोई हंगामा ना हो। सबसेक्शन 3 द इंटीमेशन द इनिशिएशन। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सबसेक्शन 3 बेसिकली इस जनरल रूल की एक्सेप्शन है। सबसेक्शन 3 बेसिकली इसकी प्रिविलेज की एक्सेप्शन है जो डिप्लोमेटिक एजेंट को दी गई है कि इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। व्हेन द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट बाय डिप्लोमेटिक एजेंट शैल preclude him from invoking immunity from jurisdiction under this section in respect of any counterclaim directly connected with the principal claim। अब अच्छा यहाँ पर वर्ड लिखे वो कह रहे हैं कि initiation of any proceeding in a court by diplomatic agent, यानी कि डिप्लोमेटिक एजेंट ने कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट की, इसके खिलाफ नहीं हुई, इसने खुद कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट की है और उस प्रिंसिपल क्लेम वहाँ पर जिसने किया है उससे रिलेटेड ही दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ से स्टार्ट किया उसने कोई काउंटर क्लेम कर दिया। तो अब इस सिचुएशन के अंदर अगर ये इन्वॉक करता है अपनी इम्यूनिटी डिप्लोमेटिक एजेंट के, भाई मैं तो डिप्लोमेटिक एजेंट हूँ, मुझे प्रिविलेज हासिल है, मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता, तो ये वो नहीं कर सकता। शेल प्रिक्लूड हिम फ्रॉम इम्यूनिटी, यानी उसे इस तरह की इम्यूनिटी लेने से मना किया गया है सेक्शन की। अब नेक्स्ट है सबसेक्शन 4। The immunity for diplomatic agent under subsection 1 and 2 may be waived by the sending state and such waiver shall be expressed। अब ये जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अंदर इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है इसकी सेंडिंग स्टेट की तरफ से कि इसके खिलाफ कोई एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग नहीं की जाएंगी, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये सेंडिंग स्टेट जो है वो इसकी वेव ऑफ कर सकती है, इनको ख़त्म कर सकती है इसकी इस इम्यूनिटी को। बट कंडीशन यहाँ पर ये है कि ये जब इसकी इस इम्यूनिटी को वेव कर रहे हैं तो वो एक्सप्रेसिवली होना चाहिए, इम्प्लाइडली नहीं होना चाहिए। मतलब कोई वो ऑर्डर जारी कर दे, कोई प्रेस में कोई चीज़ का नोटिस भेज दे, इस तरह वो उसकी इम्यूनिटी को वेव करें एक्सप्रेसिवली तौर पर, ताकि सबको पता चल जाए कि अब ये इम्यून नहीं रहा, इसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है, इसके खिलाफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी की जा सकती है। नेक्स्ट सब सेक्शन 5 वेवर ऑफ इम्यूनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग
shall not be held to imply waiver of immunity in respect of any measure of execution for which a separate waiver shall be necessary. अब सबसेक्शन 5 बेसिकली ये कह रहा है कि अगर तो इसके खिलाफ जैसे कि इम्यूनिटी हासिल है कोई प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, अगर प्रोसीडिंग के खिलाफ ये इम्यूनिटी वेव ऑफ कर देती है इसकी सेंडिंग स्टेट, तो उस वेविंग का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो इसको इम्यूनिटी हासिल है कि इसके खिलाफ कोई एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती, उसके लिए भी ये इम्यूनिटी जो कि इसकी प्रोसीडिंग की इम्यूनिटी को वेव ऑफ कर रहा है वो ऑर्डर, वो ये नहीं समझा जाएगा कि इसकी एग्जीक्यूशन के अंदर जो इसके इम्यूनिटी हासिल है वो भी वेव ऑफ हो गई है। उसके लिए आपको सेपरेट वेविंग चाहिए होगी। मतलब अगर इसके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं ली जा सकती थी, उस इम्यूनिटी को इसकी सेंडिंग स्टेट ने वेव ऑफ कर दिया, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब इसके खिलाफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी की जा सकती है कि वो भी वेव ऑफ हो गई। अब अगर आप लोगों ने एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के खिलाफ करनी है तो उसके लिए एक सेपरेट वेवर चाहिए होगी इसकी सेंडिंग स्टेट की तरफ से। सबसेक्शन 6 इन दिस सेक्शन अब सबसेक्शन 6 में बताया जा रहा है कि डिप्लोमेटिक एजेंट बेसिकली समझा कैसे जाएगा, यानी सेक्शन 86 की कार्रवाई हम लोग किस बंदे के खिलाफ नहीं कर सकते और किन कंडीशन में कर सकते हैं, वो इतना तो बता दिए कि डिप्लोमेटिक एजेंट के खिलाफ कर सकते हैं और किन कंडीशन के खिलाफ नहीं कर सकते। तो कह रहे हो डिप्लोमेटिक एजेंट होगा कौन, किसको कानून की ज़बान में हम लोग डिप्लोमेटिक एजेंट समझेंगे। वो कह रहे हैं डिप्लोमेटिक एजेंट इन रिलेशन टू अ स्टेट मीन्स द हेड ऑफ द मिशन इन द पाकिस्तान। वो कह रहे डिप्लोमेटिक एजेंट जो है वो जिस स्टेट का होगा वही समझा जाएगा कि भाई जो वो मिशन लेकर आया ना पाकिस्तान में, तो उस मिशन का जो हेड है एक तो वो डिप्लोमेटिक एजेंट समझा जाएगा। एंड इंक्लूड अ मेंबर ऑफ द स्टाफ ऑफ दैट मिशन, और उस मिशन के जो मेंबर ऑफ स्टाफ होंगे जिनका डिप्लोमेटिक रैंक होगा, सारे उस स्टाफ के मेंबर नहीं, जिनका जस्ट डिप्लोमेटिक रैंक होगा वो मेंबर ऑफ स्टाफ, और जो उस मिशन का हेड होगा वो बंदा जो है वो डिप्लोमेटिक एजेंट समझा जाएगा। अब सेक्शन 87 और 87A ओमिटेड है।